हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, इसमें इसको क्यों बनाया गया था और इसके एग्नेस्ट में क्या क्या पॉइंट्स है और इसके फेवर में क्या क्या पॉइंट्स है, आज हम सब कुछ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Citizenship Amendment Act 2019 was enacted by the Parliament that seeks to amend the Citizenship Act 1955। Citizenship Act 1955 में आया था, जिसको अमेंड करके 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया। तो चलिए उसे जानने से पहले कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जानते हैं। बैकग्राउंड में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 provided that illegal migrants will not be eligible to apply for citizenship by either registration or naturalization। 2003 में जो अमेंडमेंट एक्ट आई थी सिटीजनशिप की, उसमें कहा गया कि इलीगल माइग्रेंट्स जो है वो एलिजिबल नहीं होते इंडिया के सिटीजनशिप होने के लिए बाय रजिस्ट्रेशन, आइदर बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन। आपको पता होगा पिछले जो स्लाइड में पिछले जो वीडियो थी उनमें मैं बताई थी किन किन मेथड से हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। उसमें एक था बाय रजिस्ट्रेशन और एक था नेचुरलाइजेशन। कुछ डेट बर्थ के हिसाब से हुआ था, सब रेनउंसिएशन, कुछ उसमें डिटेल्स हम डिस्कशन किए थे। तो ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो आज हम यही बोलेंगे कि रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के प्रक्रिया से इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप नहीं दिया जा सकता। लेकिन सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 में जो सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया सेक्शन 21B के तहत, तो वहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स का डेफिनेशन क्या बनाया गया था। तो इलीगल माइग्रेंट्स उन लोगों को कहा जाता है जो एक कंट्री से और एक कंट्री के अंदर एंटर कर लेते हैं विदाउट वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा। ठीक है, आपको तो पता होगा ना, एक कंट्री से और एक कंट्री को अगर हम जाते हैं तो आप लोगों को पासपोर्ट चाहिए होगा, वीज़ा चाहिए होगा, उसके बगैर तो आप जा नहीं सकते ना। तो अगर आपके पास विदाउट कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है इसका, तो आप इलीगल माइग्रेंट्स बोले जाएंगे। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, एंटर्स विथ वैलिड डॉक्यूमेंट्स। आपके पास पासपोर्ट तो है, वीज़ा तो है, लेकिन अगर आप वीज़ा से बताए गए टाइम पीरियड से ज़्यादा अगर वहाँ पे रह जाते हैं तो वो आपको इलीगल माइग्रेंट्स बुलाया जाएगा। The period of naturalization to obtain citizenship has been reduced from 11 years to 5 years for above category of migrants।
ठीक है। तो पहले क्या था, 11 ईयर्स था। अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की तो आपको यहाँ पे 11 ईयर्स तक रहना पड़ेगा, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये चेंज करके 11 ईयर्स टू 5 ईयर्स को रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, फॉर एबव कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट में कैंसल रजिस्ट्रेशन ऑफ ओसीआई। ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कैंसल रजिस्ट्रेशन ऑफ OCIs if the OCI has violated Citizenship Act or any other law so notified by the central government। तो OCI, अगर OCI कार्ड होल्डर सिटीजनशिप एक्ट को वायलेट करते हैं या फिर एनी अदर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए गए हैं तो उसे वायलेट करते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। तो किन बेसिस पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी कैपेसिटी है, ये भी पावर है। तो इन 5 ग्राउंड्स आगे ये बताएंगे हम, ये 5 ग्राउंड्स के चलते अगर वो कोई भी चीज़ें वायलेट होती है तो OCI इस कार्ड होल्डर को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो 5 ग्राउंड्स क्या क्या है। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन थ्रू फ्रॉड्स। अगर वो फ्रॉड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है या फिर फ्रॉड है डॉक्यूमेंट्स में। शोइंग डिसअफेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी अगर डिसअफेक्शन दिखाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाता है। तो इसी तरह से OCI भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है। एंगेजिंग विथ एनमी ड्यूरिंग वार। युद्ध के दौरान अगर कोई एनमी कंट्री के साथ एंगेज होता है। नेसेसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की सोवरेनिटी में और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी काम दिखाई देती है, कोई भी चीज़ें उनको कंस्पिशियस लगती है तो भी ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है। इफ़ विद इन 5 ईयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन OCI कार्ड रजिस्ट्रेशन होने के 5 ईयर के अंदर अगर वो उसको जेल हो जाता है 2 ईयर्स या फिर 2 ईयर्स से ज़्यादा, तो ही ये रजिस्ट्रेशन कार्ड कैंसिल हो जाती है। तो ये सब बातें बताया गया है हमारा अमेंडमेंट एक्ट 2019 के। देखिए आर्गूमेंट्स नेक्स्ट चलते हैं। आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट। ये जो अमेंडमेंट बनी उसके फेवर में क्या क्या पॉइंट्स है वो हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहली पॉइंट है रिलीजियस परसिक्यूशन। रिलीजियस परसिक्यूशन का मतलब क्या है? जो धर्म के नाम पर जो लोग को टॉर्चर किया जाता है उसे बोलते हैं रिलीजियस परसिक्यूशन। तो नेहरू लिक्विड पैक्ट ऑल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट साइंड इन 1950। 1950 में नेहरू लिक्विड पैक्ट साइन किया गया जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। वो क्या क्या सेफगार्ड करती है? वो प्रोटेक्ट करती है ऑन रिकॉग्निशन ऑफ फोर्स्ड कन्वर्सन। जो एक धर्म से अलग धर्म को फोर्सफुली कन्वर्सन किया जाता है, और रिटर्निंग ऑफ अबडक्टेड वुमेन एंड लूटेड प्रॉपर्टी, ये सब के को सेफगार्ड करती है इस पैक्ट के माध्यम से। हाउएवर अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। देखिए एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के स्टेट को ओनली क्यों कहा गया? इस कंट्री से जो 6 कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे उन लोगों को इलीगल माइग्रेंट्स का दर्जा क्यों नहीं दिया जाएगा? बाकी स्टेट के बाकी जो कंट्री है उनसे लोगों को क्यों दिया जाएगा इलीगल माइग्रेंट्स? उसका मतलब देखिए यही हो सकता है कि ये जो कंट्री है, 3 कंट्री, ये मुस्लिम राष्ट्र है, ठीक है? यहाँ पे जो ये 6 कम्युनिटीज़ बिलोंग करते हैं वो नॉन मुस्लिम्स कहा जाता है। तो टाइम टू टाइम क्या होता है, ये नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को वहाँ पे धर्म के नाम पर प्रोजिक्यूट किया जाता है। तो इसी वजह से ये वहाँ पे प्रोजिक्यूट नहीं हो, इसीलिए इंडिया में इन लोगों को एंट्री को इलीगल माइग्रेंट्स के हिसाब से नहीं देखा जाता, ठीक है? एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 1951 में नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज पॉपुलेशन बांग्लादेश में थे 23.20%, लेकिन 2011 में फोर्सफुली कन्वर्सन करके वो कम हो गया 9.6% को, ठीक है? तो सेकेंड पॉइंट क्या है? इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज हैज बीन ए कंटेंटियस इशूज फॉर डिकेड्स। तो
डिफरेंट कंट्रीज से, नेबरिंग हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ से इलीगल माइग्रेंट्स टाइम टू टाइम हमारे कंट्री के अंदर एंटर करते रहते हैं। तो ड्यूरिंग बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हमारे जो आसाम, मेघालय और मिजोरम, ये जो स्टेट्स हैं उनमें बहुत सारे लोग आते रहते हैं। ठीक है, दिस एक्ट, ये जो एक्ट है ये डिफरेंशिएट कर सकता है इलीगल माइग्रेंट्स एंड जो लोग रेफ्यूजी सीक करते हैं, मतलब यहाँ पे आकर रेफ्यूजी बनने के लिए वो अप्लाई करते हैं और चाहते हैं कि हम यहाँ पे रेफ्यूजी होकर बने रहे। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट कर पाता है ये एक्ट। तो ये था हमारा फेवरिंग आर्गुमेंट्स पॉइंट्स थे। अब चलते हैं जानने के लिए आर्गुमेंट्स एग्नेस्ट द अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट एक्ट के एग्नेस्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज। देखिए, ये जो ये जो पॉइंट्स थी, ये जो अ, हमने ये कह दिया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो कंट्री से जो लोग आएंगे इस 6 कम्युनिटीज़ के अंदर, तो उनको इलीगल माइग्रेंट्स नहीं कहा जाएगा। लेकिन इसके बारे में कोई क्लियरली मेंशन नहीं है कहाँ पे कि क्यों इस कंट्री को हमने जो रीजन बताया वो एक अजम्पशन है। वो कहीं पे लिखा नहीं है कि इसी वजह से इसको इन कंट्री को पकड़ा गया और बाकी जितने कंट्री है जैसे कि श्रीलंका है और यहाँ पे म्यांमार है। म्यांमार एक कंट्री है, वहाँ पे बुद्धिज्म को बहुत प्राइमेसी दिया जाता है। श्रीलंका भी बुद्धिज्म कंट्री है, लेकिन वहाँ पे नॉन बुद्धिज्म भी बहुत सारे धार्मिक लोग रहते हैं और टाइम टू टाइम उनको भी प्रोजिक्यूट रिलीजियस के नाम पर प्रोजिक्यूट किया जाता है। देखिए कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जैसे है, तामिल एल्म्स रहते हैं श्रीलंका में, म्यांमार में रहते हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स, तो उन लोगों को भी प्रोजिक्यूट किया जाता है। हिस्ट्री है ही उनका। तो उनको क्यों नहीं इलीगल माइग्रेंट्स से मतलब बाहर किया जाएगा, उनको क्यों ट्रीट नहीं किया जाएगा उसी उसी तरह। तो इसके लिए कोई क्लियर मेंशन नहीं किया गया है। टू क्लासिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ठीक है, दिस अमेंडमेंट सिंपली मेंशंस द 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड देयर इज नो मेंशन ऑफ परसिक्यूटेड कम्युन माइनॉरिटीज। ठीक है, और रिलीजियस परसिक्यूशन कहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। ये परसिक्यूट, ये सिर्फ 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज लिख दिया गया है, लेकिन कहीं पे ये नहीं लिखा गया है कि 1 मिनट, हाँ, कहीं पे ये नहीं लिखा गया है कि ये परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है या फिर ये रिलीजियस परसिक्यूशन वहाँ पे होती है इन कम्युनिटीज के लोगों को। ये कुछ मेंशन नहीं किया गया है क्लियरली। ठीक है, सो आइडियली इट शुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रिलीजियस परसिक्यूशन एंड पॉलिटिकल परसिक्यूशन। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये रिलीजियस बेसिस पे परसिक्यूट होते हैं कि या फिर पॉलिटिकल परसिक्यूशन होते हैं, ये हम क्लियरली नहीं कह सकते। Moreover, exclusion of Muslims, Jews and atheists from CAA is said to be a violation। देखिए, आर्टिकल 14 के तहत हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो मुस्लिम्स, जीव्स एंड अथीस्ट को एक्सक्लूड किए गए हैं इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो ये आर्टिकल 14 का वायोलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल persecution of co-religionists like Shias, Hazars and Ahmadiyas, Muslims in Pakistan। पाकिस्तान में ये जो मुस्लिम्स है इन लोगों को नॉन मुस्लिम की कैटेगरी में डाला जाता है, तो उनको भी प्रोजिक्यूट किया जाता है। ठीक है, मर्डर ऑफ अस्थीस्ट इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में इन कम्युनिटीज़ के लोगों को मर्डर किया जाता है, ये भी नोटिस किया गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेट ऑफ एंट्री। CAA also offers differential treatment to migrants based on the date of entry into India, that is, whether they entered India before or after December 31, 2014, जो कि गलत बात है। दिसंबर एक टाइमलाइन दे दिया गया है, इस डेट से पहले जो जो इसके अंदर एंटर किए गए हैं तो उनको मतलब इलीगल माइग्रेंट से बाहर कर दिया जाएगा, बाकी सब लोगों को अंदर कर दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं गलत होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, एग्नेस्ट द लेटर्स एंड स्पिरिट ऑफ आसाम अकॉर्ड। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, कैंसलेशन ऑफ OCA रजिस्ट्रेशन। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे देना कि
वो अपने बेसिस पर ये ओसीआई रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करते हैं। ये होने के जो होता है ना, ये कहीं न कहीं एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ पावर्स होता है लेजिस्लेचर का, ठीक है। और 6 पॉइंट क्या है? इम्प्लीकेशन ऑन एक्सटर्नल रिलेशंस। The amendment implies that religious persecution of the Hindu minority in Bangladesh as one of the reasons for the amendment, and also implies that Muslim migrants from Bangladesh will be thrown out. देखिए, ये जो अमेंडमेंट में ये लिखा गया कि हिंदू माइनॉरिटी जो कि बांग्लादेश में पर्सिक्यूट होते हैं रिलीजियस धर्म के अनुसार, धर्म के बेसिस पर। एंड इसका मतलब क्या है? जो हिंदू माइनॉरिटी इंडिया के अंदर एंटर करेंगे उनको एक्सेप्ट कर दिया जाएगा एज सिटीजन, और जो भी मुस्लिम एंटर करेंगे उनको थ्रो आउट किया जाएगा। तो ये कहीं न कहीं एक इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में, बायलैटरल रिलेशन में इम्पैक्ट डालने वाला है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर एंड सेकुलर स्टेट। आप लोगों को पता होगा इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। यहाँ पे हर एक धर्म, हर एक मतलब लोगों की वेलफेयर को एक ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है, और इस पे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोला जाता है। इसमें हर एक धर्म को रिस्पेक्ट किया जाता है। तो एक प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जहाँ पे आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ, मतलब एक डिग्निफाइड लाइफ को की राइट को मान्यता दिया जाता है। सो इसीलिए इट बिकम्स ए मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू अले द फियर्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। यहाँ पे कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अंदर कोई भी फियर नहीं होना चाहिए। सब विदाउट फियर यहाँ पे एक मतलब एक ब्रदरहुड यहाँ पे है। सब खुशी से जीते हैं। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन डाउन इन सीए ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को लेकर यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन बना के जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया, ये कैन बी मोर इंक्लूसिव। ये बहुत ही ज़्यादा इंक्लूसिव हो सकता है आगे चल के। तो हमारा ये जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, ताकि मुझे पता लगे आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बटन दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि नई नई वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। तो आज हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। चलिए, जय हिंद।